हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी चल रही होंगी। उसी प्रिपरेशन में कॉन्सेप्ट को बूस्ट करने के लिए मैं सकलन आर्यन, आपका मैथमेटिक मेंटर, इजीली मैं आपका स्वागत करता हूँ। सो यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे थे सर? यहाँ पर हम डिटरमिनेंट्स पढ़ रहे थे और लेक्चर 1 में हमने डिटरमिनेंट की कुछ बेसिक चीज़ें समझी थी और क्या देखा था? एक्सपांशन देखा था। लेक्चर 2 में हमने सर एक्सपांशन की 2 मेथड और देखी थी। लेक्चर 2 में एक सारस एक्सपांशन था जिसे सारस रूल कहेंगे आप, और कौन सा था? विंडो एक्सपांशन, जिसे आप विंडो रूल भी कह सकते हैं। फिर हमने क्या किया सर? इसके जस्ट पहले वाला लेक्चर, मतलब ये थर्ड लेक्चर, हमने क्या करा? कोफैक्टर और माइनर फाइंड करना सीखा और एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट में हमने कुछ देख ली जो कि 2 डायमेंशन जियोमेट्री में यूज होते हैं। अब आज आपका लेक्चर नंबर 4 है और यहाँ पर हम क्या करेंगे? यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टी देखने वाले हैं डिटरमिनेंट से रिलेटेड, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स। आज हम पूरे लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट पढ़ने वाले हैं कि भैया एक्स वाई जेड चीज़ें करने पर रिजल्ट में क्या चेंजेस आएंगे, क्या चेंजेस नहीं आएंगे, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको समझाऊंगा विद क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन की मदद से एक एक प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको जुड़े रहना है ना, स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको जुड़े रहना, तब जाके आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी और जो आज मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा उससे डिटरमिनेंट को सॉल्व करने का एक पूरा नजरिया आपका बदल जाएगा और क्वेश्चन बहुत आसान आपको लगने लगेंगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते और मेन टॉपिक पर आते हैं। सो देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट आज हमारा टॉपिक है ना, चैप्टर नंबर डिटरमिनेंट का है, हम ये हिस्सा पढ़ने वाले हैं और आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी 1। सो प्रॉपर्टी 1 बोला क्या गया? द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट्स रिमेन अनअल्टर्ड व्हेन रो आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम। जब हम रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम से, सर करस्पॉन्डिंग कॉलम मतलब अरे रो 1 को कॉलम 1 से, रो 2 को कॉलम 2 से एंड रो 3 को कॉलम 3 से, बस यही बोला है उन्होंने। क्या कर रहे? आगे बढ़ते पता चलेगा। एंड कॉलम्स आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग रो। कुल मिला के ये बोला गया है कि जो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट भी है वो चेंज नहीं होगी यदि आप करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम से इंटरचेंज कर दे रहे हो तो, है ना, चेंज कर दे रहे हो तो जो डिटरमिनेंट है, जो पहले वाले में डिटरमिनेंट था, जो सेकंड आपने कंडीशन की उसमें भी सेम डिटरमिनेंट रहेगा। सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक एग्जाम्पल की मदद से इसको हम समझते हैं। 2/2 का एक मैं डिटरमिनेंट ले लेता हूं तो आपको समझ में आएगा। देखिए, मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल आपको गिवन है कि भैया डिटरमिनेंट ये गिवन है, हाँ सर इसको नाम दे दो डिटरमिनेंट 1। ठीक है, डिटरमिनेंट 1 और 2/2 का एक डिटरमिनेंट लिख लो। आप बोलोगे सर 1 4 3 2, हमारे माइंड में तो यही चल रहा है तो ये लिख देते हैं 1 4 3 2, ये डिटरमिनेंट आ गया। क्या इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो? हाँ सर, इसका डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं। डेल्टा 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? 2/2 है। 2/2 में क्या होता है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो हो जाएगा 2 माइनस 4 इंटू 3। सो डेल्टा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 12, डेल्टा 1 इज इक्वल टू -10। डिटरमिनेंट 1। अब हमने प्रॉपर्टी में ये पढ़ा था कि जो हमें डिटरमिनेंट गिवन है ये रहा, उसकी आप क्या करो, रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम से चेंज कर दो। सर यहाँ पर कितनी रो है भैया? 2 रो है, रो 1 एंड रो 2। सर करस्पॉन्डिंग कॉलम क्या होंगी? सॉरी, करस्पॉन्डिंग कॉलम क्या होगी? रो 1 की बेटा C1 होगी और रो 2 की करस्पॉन्डिंग कॉलम C2 होगी। तो ये जो रो 1 है 1 4, इसको चेंज कर दो कॉलम में, तो 1 4 रो में था, कॉलम में आएगा तो क्या हो जाएगा? 1 4, कुछ ऐसा हो जाएगा, बस यही बोला। रो 2 ऐसा था, 3 2 कॉलम में चेंज करेंगे तो 3 2 यहां आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे सर? इसको नाम दे देते हैं डेल्टा 2। डेल्टा 2 नाम दे देते हैं, कुछ अलग अलग दिख रहा है दोनों डिटरमिनेंट तो हमने इसको नाम दे दिया, ये डेल्टा 1 है, इसको नाम दे दिया डेल्टा 2। ठीक है, ये कर दिया। सो डेल्टा 2 इज इक्वल टू, क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं हम? हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। 2 इंटू 1 2 माइनस 4 इंटू 3 12, डेल्टा 2 इज इक्वल टू क्या मिला आपको सर? -10 के इक्वल मिल गया। क्या इन दोनों में कोई रिलेशन है क्या? हाँ सर, डेल्टा 1 की वैल्यू -10 के इक्वल है और डेल्टा 2 की वैल्यू -10 के इक्वल है। देयरफॉर हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा 1 की वैल्यू आ गई -10। ठीक है भैया, ये -10 कहीं दिख रहा है क्या? हाँ सर यहाँ दिख रहा है, किसके इक्वल है? डेल्टा 2 के इक्वल। तो यहाँ क्या लिख सकता हूँ? डेल्टा 2
तो ये कंक्लूजन निकला कि दोनों डिटर्मिनेंट इक्वल ही है। क्या चेंज किया था, कुछ चेंज किया था क्या? हाँ सर चेंज किया था, रो कॉरस्पॉन्डिंग कॉलम में चेंज कर दिया, उससे इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू में कुछ चेंज आया? नहीं सर वो नहीं आया। तो ये प्रूफ हुआ कि नहीं हुआ? तो ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है, करस्पॉन्डिंग रो करस्पॉन्डिंग कॉलम में हम चेंज कर देंगे सो उनका जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू रहेंगी वो क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, आंसर वही आपको मिलेगा। सेम प्रॉपर्टी आप 3/3 में अप्लाई करेंगे, ये आपका होमवर्क है ना। अप्लाई करने के बाद फिर आप मुझे कमेंट सेक्शन बताना कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई हुई कि नहीं हुई, है ना। हो गई तो आंसर क्या आया और नहीं हुई तो कहाँ आपको दिक्कत हुई, सारी चीजें मैं चेक करूंगा ना। आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 2 में क्या बोला गया है? इफ एनी टू रोज, यहां पर कोई दो रो की बात हो रही है, इफ एनी टू रोज या फिर टू कॉलम्स, या तो दो रो ले लीजिए, ठीक है सर, या फिर दो कॉलम ले लीजिए। सर एक काम करते हैं, पहले हम दो रो ले लेते हैं। इफ एनी टू रोज ऑफ डिटर्मिनेंट आर इंटरचेंज, दो रो को आपने इंटरचेंज कर दिया, ठीक है सर, इंटरचेंज भी कर देते। देन दी साइन ऑफ डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट का जो साइन रहेगा इज चेंज्ड, साइन चेंज हो जाएगा। एंड द न्यूमेरिकल वैल्यू रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू जो रहेंगी वो चेंज नहीं होंगी लेकिन उसका साइन चेंज हो जाएगा। सर फिर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर, उसकी मदद से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो आपको क्या होगा, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। मान लीजिए कि डेल्टा आपको गिवन है, हाँ सर डेल्टा में गिवन है। अब मान लेते हैं कि ये जो डिटरमिनेंट है वो 7 2 4 1 ये है। क्या मुझे आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो? हाँ सर दे सकते हैं, वैल्यू फाइंड करके बहुत आसान है। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 × 1 7 माइनस 4 × 2 8, क्या मिल गया? -1। सो डेल्टा की वैल्यू क्या मिल गई? -1 के इक्वल, -1 के इक्वल। अब सर इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन्होंने ये बोला था कि कोई भी दो रो को या फिर कोई भी दो कॉलम को चेंज कर लो आपस में, यहां तो दो ही रो है, इंटरचेंज कर सकते थे। काम करो सर, रो 1 को इंटरचेंज कर दिया हमने रो 2 से, देखो ये साइन है इंटरचेंज का, तो डेल्टा इज इक्वल टू रो 1 की जगह क्या आ जाएंगी, रो 2, मतलब 4 1, लिख दो 4 1, और रो 2 की जगह रो 1 आ जाएगा 7 2। ओपन करो इसे, 4 × 2 8, और यहां पर -7 × 1 7, क्या मिला सर 1 मिला, डेल्टा इज इक्वल टू 1 मिल गया सर हमें। अब देखो दोनों डिटर्मिनेंट अलग अलग दिख रहे हैं ना, हाँ सर तो इसको नाम दे दो डिटर्मिनेंट 1, इसको नाम दे दो डिटर्मिनेंट 2। क्या डिटर्मिनेंट 1 और डिटर्मिनेंट 2 में कोई रिलेशन बता सकते हो? हाँ सर डिटर्मिनेंट 1 मिला है -1, डिटर्मिनेंट 2 मिला है 1। यही चीज तो यहाँ बोली इन्होंने, कोई भी दो रो को या फिर कोई भी दो कॉलम को चेंज करोगे, इंटरचेंज करोगे तो साइन चेंज हो जाएगा भैया। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस, लेकिन न्यूमेरिकल वैल्यू क्या है 1, यहाँ न्यूमेरिकल वैल्यू 1, दोनों इक्वल रहेंगी। बस यही चीज आपको बोली गई है। सेम प्रॉपर्टी आप 3/3 में अप्लाई करेंगे, है ना। आगे बढ़ते, प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या बोला गया है? इफ टू रोज, कोई दो रोज की बात हो रही है, और दो कॉलम, आप दो कॉलम भी ले सकते हैं, ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, यदि कोई दो रो डिटर्मिनेंट की या फिर कोई दो कॉलम डिटर्मिनेंट की आइडेंटिकल है ना, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी है, देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज 0, देन उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होंगी, 0 के इक्वल होंगी। चलो चेक करते हैं। मान लीजिए आपको डिटर्मिनेंट गिवन है, सर एक काम करते हैं, डिटर्मिनेंट हम ले लेते हैं 2/2 का 7 3 1 और -2, ये ले लेते हैं। अब इन्होंने बोला इफ टू रोज ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर आइडेंटिकल, एक काम करो, टू रोज आइडेंटिकल बनाना तो ये एग्जांपल नहीं ले सकते और 2/2 के डिटर्मिनेंट से काम नहीं बनेगा इस केस में। एक काम करते, हम 3/3 का एक डिटर्मिनेंट ले लेते, तो एक काम कर दीजिए, डिटर्मिनेंट ले लीजिए 1 4 1। अब बताओ इसमें कौन कौन सी रो आइडेंटिकल है? सर रो 1 एंड रो 3 आइडेंटिकल है कि नहीं है? हाँ सर ये दोनों आइडेंटिकल तो है। तो इसको प्रूव करने की दो मेथड है भैया। कौन कौन सी मेथड है? तो सर पहली मेथड तो ये है कि हम प्रॉपर्टी 1 लगा देंगे। प्रॉपर्टी 1 में क्या था? अरे भाई कोई भी दो रो को या फिर कोई भी दो कॉलम को आप क्या कर सकते हो, इंटरचेंज कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इंटरचेंज, सॉरी प्रॉपर्टी 1 नहीं प्रॉपर्टी 2 था, हाँ प्रॉपर्टी 2 था। कोई भी दो रो को या फिर कोई भी दो कॉलम को आप इंटरचेंज कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, रो 1 को इंटरचेंज कर देते हैं रो 3 से, रो 1 इंटरचेंज कर दिया रो 3 से, करो
तो आप बोलेंगे सर यहाँ पर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू हो जाएगा रो 1 की जगह रो 3 आएंगी जो है 1 4 1, रो 2 में कुछ ऑपरेशन परफॉर्म हुआ नहीं तो रो 2 एज इट इज, हुआ कि नहीं हुआ, हाँ सर। और रो 3 क्या जाएगा रो 1, तो रो 1 क्या है 1 4 1। सेकंड नंबर की प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था, जब भी कोई दो रो या दो कॉलम को इंटरचेंज करते तो क्या आता है माइनस साइन आ जाता है, न्यूमेरिकल वैल्यू सेम, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस साइन सर। तो यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू माइनस ऑफ, ये क्या है पूरा का पूरा सर, ये भी डेल्टा के इक्वल ही है, तो यहाँ पर आ जाएगा डेल्टा माइनस डेल्टा को लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या मिलेगा आपको, डेल्टा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 0, 2 डेल्टा इज इक्वल टू 0, डेल्टा इज इक्वल टू 0। क्या मिला, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0 मिल गया आपको, मिला कि नहीं मिला। तो ये प्रूफ हो गया डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा 0 के इक्वल होगा यदि दो रो या दो कॉलम क्या हो आइडेंटिकल हो। और ये तो मेथड 1 थी भैया, ये मैंने आपको बता दिया। मेथड 2 में क्या करेंगे सर, मेथड 2 में कुछ नहीं एक्सपांसेशन करेंगे, ये आप लोगों का काम है, एक्सपांसेशन करो देखो आपको आंसर मिलेगा, क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ही आएगा। ये आपका होमवर्क है, प्लीज करिए, कमेंट सेक्शन मुझे बताइए क्योंकि मेरा तो आंसर आ चुका है ना मेथड 1 से। आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी नंबर 4। क्या बोला गया प्रॉपर्टी नंबर 4 में, देखिए इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो है ना, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और एनी कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर ईच मल्टीप्लाइड बाय अ सेम फैक्टर के। मान लो कोई भी रो या कोई भी कॉलम आप पिक कर लेते हो, चलो हमने पिक कर लिया रो 1, रो 1 के ईच एलिमेंट को हम फैक्टर के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय के, मतलब जो फाइनल वैल्यू मिलने वाली है, जैसे मान लो कोई डिटर्मिनेंट था, ठीक है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है सर, हमने फाइंड कर ली एक्स वाई जेड, उसकी वैल्यू आ गई, फिर आपने क्या करा उसी डिटर्मिनेंट के रो 1 को के से मल्टीप्लाई कर दिया ईच एलिमेंट को। अब जब डिटर्मिनेंट सॉल्व करोगे तो उसकी जो वैल्यू आएंगी वो क्या आएंगी एक्स वाई जेड एन टू के, ठीक है। चलो करके देखते हैं, एक एग्जाम्पल की मदद से या फिर एक प्रूफ की मदद से हम देख लेते हैं। देखो मान लो कि आपको डेल्टा दे दिया गया हो, ठीक है सर, डेल्टा दे दिया गया है, तो डेल्टा मान लीजिए आपको दे दिया गया है, क्या लिखूं मैं भाई, चलो लिख लेते हैं A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, ये हमने लिख लिया। तो पहले तो कोई मैं फैक्टर के से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं कहूंगा भैया डायरेक्ट इसका एक्सपांसेशन आप कर दो। तो आप बोलेंगे सर डेल्टा इज इक्वल टू हम रो 1 करस्पॉन्डिंग एक्सपांसेशन करेंगे, सो A1 वाली रो को कॉलम को डिलीट करेंगे, इसका डिटरमिनेंट यहां पर लिख देंगे, लिख दीजिए B2 C2 B3 C3, फिर क्या आएगा माइनस B1 वाली रो को कॉलम को डिलीट करेंगे, इनको डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख देंगे, तो क्या मिलेगा सर, यहां पर मिल जाएगा A2 C2 A3 C3 प्लस C1 वाली रो को कॉलम को डिलीट कर दो, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दो, ये आ गया। बस इतना ही करना है सर, आगे अभी आगे वेट करो ना, करेंगे हम, बताऊंगा क्या करना है। सो यहां पर प्रॉपर्टी में क्या बोला गया था सर, प्रॉपर्टी में बोला गया था कोई भी कॉलम या फिर कोई भी रो को आप के से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक काम करो, सबसे पहले तो भैया जो डिटरमिनेंट हमने लिया था उसे लिखो, तो आप बोलेंगे सर डिटरमिनेंट था A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3। प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग कोई भी रो या फिर कोई भी कॉलम को आप मल्टीप्लाई कर दो के से। तो सर हमारा मन कर रहा है कि हम रो 1 को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं के से, कर दीजिए के से मल्टीप्लाई, कर दीजिए के से मल्टीप्लाई, ठीक है सर, हमने कर दिया। डेल्टा इज इक्वल टू, अब भैया रो 1 के करस्पॉन्डिंग इसका एक्सपांसेशन आप कर सकते हो, हाँ सर कर सकते हैं, के टाइम्स ऑफ A1, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, फिर माइनस के टाइम्स ऑफ B1, रो को कॉलम को डिलीट करा, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, प्लस के टाइम्स ऑफ C1 वाली रो को कॉलम को डिलीट करा, इसे डिटरमिनेंट के फॉर्म में लिख दीजिए, A2 B2 A3 B3, ये आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम सर, यहां से एक चीज तो हमें दिख रही है के कॉमन है, के को कॉमन ले लेते हैं हम, तो भैया ठीक है के को कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा सर, जो बचेगा उसे आप एक बार करली ब्रैकेट्स में लिख दीजिए,
ये आ गया। ये कहीं देखा हुआ लग रहा है क्या? हाँ सर देखा हुआ तो लग रहा है। चलो एक स्लाइड पीछे चल के देखते हैं। हाँ सर ये तो ये रहा। तो मान लो कि भैया मैंने इसको पूरा सॉल्व किया, A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3 की कोई ना कोई क्वेश्चन में वैल्यू होंगी, हम पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, कोई ना कोई हमें वैल्यू मिलेंगी। मान लो मैंने इसको सॉल्व किया, डेल्टा की वैल्यू आ गई आपके पास, क्या आ गई? XYZ आ गई। ठीक है, मान लो XYZ आ गई, तो इसकी वैल्यू किसके इक्वल आई? XYZ के इक्वल। ये कहाँ लिखा हुआ है सर? यहाँ पर करली ब्रेसेस के अंदर। तो इसकी वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं? XYZ लिख सकता हूँ। हाँ सर लिख सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई कर दो। यही चीज तो प्रॉपर्टी में बोली गई है कि जो डिटर्मिनेंट था ये रहा डिटर्मिनेंट। ठीक है, कोई फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं किया, डायरेक्ट ओपन कर दिया, तो हमें जो वैल्यू मिलेंगी, ठीक है, वो वैल्यू मिल गई। अब हमारा मन करा कि भैया रो 1 को हम कैसे मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, हमने कर दिया। फिर सॉल्व करेंगे तो क्या होगा भैया? जो वैल्यू मिलने वाली है वो कैसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये आगे एप्लीकेशन यूज होगा। यहां देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 क्या बोला गया है? सर 3 डिटर्मिनेंट हमारे पास, तीनों का ऑर्डर 3/3 है। ठीक है, और ये तीनों डिटर्मिनेंट इक्वल है। अगर हम फर्स्ट डिटर्मिनेंट की बात करें तो फर्स्ट डिटर्मिनेंट में क्या हो रहा है कि ये है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। क्या है? लोअर ट्रायंगुलर, क्योंकि इसके लोअर ट्रायंगुलर में ही एलिमेंट्स अवेलेबल है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और ये डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक है, इतना समझ में आया? हाँ सर इतना तो हमें समझ में आ गया, लेकिन ये बोलना क्या चाहते हैं? तो यहां समझिए कि मान लेते हैं हम कि ये M1 है, कैपिटल M1, ये कैपिटल M2 और ये भी आपको दे दिया गया है कैपिटल M3। तो इनका कहने का मतलब ये है कि M1 M2 M3 तीनों इक्वल है। क्या प्रूफ कर सकते हो आप? सर प्रूफ कैसे करेंगे? हमारे पास एक ही तरीका है, एक्सपांसिएशन। बस लगा दो एक्सपांसिएशन। M1 को सॉल्व करो सबसे पहले। तो आप बोलेंगे सर M1 को सॉल्व करना है, अभी लीजिए। M1 इज इक्वल टू क्या है सर? हमारे पास है A B C और यहां पर D E F आ गया। क्या करूंगा मैं सर? इसको आप रो 1 के करस्पॉन्डिंग ओपन कर दो। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ए वाली रो कॉलम को डिलीट करा, क्या बचा? ये लिख दो इसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में। आगे सेकंड एलिमेंट सर -0, इसके साथ जो भी डिटरमिनेंट आएगा इससे मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। लास्ट एलिमेंट +0, इसके साथ भी जो भी डिटरमिनेंट आएगा मल्टीप्लाई होगा वो भी 0 हो जाएगा। तो इसको लिखने की ज्यादा जरूरत नहीं है। क्या इसको सॉल्व कर सकते हो? हाँ कर सकते हैं। A BC माइनस F इंटू 0 और यहाँ पर सर 0 मिलेगा +0। M1 इज इक्वल टू, यहाँ पर जब ब्रैकेट ओपन करो क्या मिलेगा? ABC। तो भैया मुझे M1 की वैल्यू तो मिल गई है ABC। अब मेरा मन कर रहा है M2 की वैल्यू फाइंड करते हैं। चलो ठीक है, M2 की वैल्यू फाइंड करके देखते हैं। क्या M2 की वैल्यू भी ABC आ रही है क्या? हाँ ABC ISG, हाँ सही लिखा है हमने। ठीक है, M2 हमने सही लिख लिया। चलो सॉल्व करते हैं। तो आप बोलोगे सर अभी भी इसको रो 1 करस्पॉन्डिंग ओपन करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे भैया, हमने सीखा ही वही है। तो रो 1 करस्पॉन्डिंग फर्स्ट एलिमेंट A है, A के करस्पॉन्डिंग रो कॉलम को डिलीट करेंगे तो BG OC मिलेगा, -I इसके करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा आपको सर? 0G 0C मिलेगा, +H के करस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा? 0B 0 मिलेगा हमें। सो M2 क्या मिलेगा यहाँ पर सर? ब्रैकेट ओपन करेंगे तो BC -0, यहाँ पर -I, ये हो जाएगा 0 -0 +H 0 -0। M2 क्या मिला? ब्रैकेट ओपन करने पर ABC, यहाँ तो सबके सब 0 हो रहे। तो भैया M2 तो ABC मिल गया है। M3 देखना बाकी है कि अगर M3 भी ABC के इक्वल मिल जाता है तो ये जो लिखा हुआ है प्रॉपर्टी ये ट्रू है। मतलब लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, बस इतना। डायगोनल एलिमेंट तीनों में सेम है। ठीक है, लोअर ट्रायंगुलर में कोई भी एलिमेंट्स हो डायगोनल को छोड़ के, और यहाँ पर अपर में कोई भी एलिमेंट्स हो डायगोनल को छोड़ के, और डायगोनल को छोड़ के यहाँ पर अपर लोअर वो 0 भी हो तब भी अगर डायगोनल सेम है तीनों के तो तीनों की वैल्यू सेम मिलने वाली है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखना है। चलो ठीक है, लास्ट वाले को चेक करते हैं। यहाँ हो जाएगा क्या ये? चलो करके देखते हैं।
हो जाएगा स्पेस है हमारे पास M3। सर ये हमारे पास है डायगोनल मैट्रिक्स ABC 0 0 0 0 0 0। M3 इज इक्वल टू, एक काम करो रो 1 के करस्पॉन्डिंग ओपन करो तो A, सर ये हो जाएगा B 0 0 C माइनस 0। इसका करस्पॉन्डिंग जो भी सब डिटरमिनेंट मिलेगा वो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। लास्ट में भी क्या है 0 है, इसके साथ भी जो सब डिटरमिनेंट मिलेगा 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, तो 0 हो गया। ब्रैकेट ओपन करो, सर ये हो जाएगा A, सॉरी ब्रैकेट नहीं, डिटरमिनेंट ओपन करो, तो ये हो जाएगा BC माइनस 0, तो M3 इज इक्वल टू हो जाएगा ABC। M3 की वैल्यू क्या मिली, ABC के इक्वल मिल गई। सो सर हमें M1 की वैल्यू मिली ABC, M2 की वैल्यू मिल गई ABC एंड M3 की वैल्यू भी क्या मिल गई, ABC के इक्वल मिल गई है। तो ये जो प्रॉपर्टी लिखी हुई है ट्रू है, और ये हमें हमेशा ध्यान रहेंगी कि डायगोनल एलिमेंट सेम होना चाहिए, अपर लोअर में कुछ भी गिवन हो। यहाँ पर क्या हो, लोअर ट्रायंगुलर हो, यहाँ पर अपर ट्रायंगुलर हो, डायगोनल एलिमेंट सेम हो, यहाँ पर DF चल जाएगा, IC जो ये भी चल जाएगा, और यदि डायगोनल एलिमेंट ही है और तीनों का डायगोनल एलिमेंट सेम है, तब तीनों की जो डिटरमिनेंट मिलने वाला वो क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये हमें याद रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हम, देखिए क्या बोला गया है, इफ डिटरमिनेंट डेल्टा बिकम 0, मान लो कि डिटरमिनेंट क्या है 0 के इक्वल है, ऑन पुटिंग x इज इक्वल टू अल्फा, मान लो कि हम जो डिटरमिनेंट है उसमें x की वैल्यू अल्फा पुट करने पर डिटरमिनेंट क्या हो रहा है, 0 के इक्वल हो जा रहा है, देन वी से दैट x माइनस अल्फा इज अ फैक्टर ऑफ डेल्टा। इसका बहुत आसान है, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपने यहाँ पर क्या करा, पुट करा x इज इक्वल टू अल्फा, तो क्या होगा, x इक्वल टू अल्फा पुट करने पर लेफ्ट हैंड साइड पे क्या हो जा रहा है 0, राइट हैंड साइड पे ऑलरेडी 0 है, तो आप बोलोगे सर x इज इक्वल टू अल्फा, इसका क्या होगा, फैक्टर होगा, अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो, सो x माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0, ये इसका फैक्टर हो जाएगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। अब इसमें कैसे अप्लाई करेंगे, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने लिया था, हाँ ये रहा, इस क्वेश्चन में अप्लाई करके हम देखेंगे कि भैया इसके कैसे फैक्टर निकालना है। सर इसमें तो फैक्टर दिया ही नहीं, उसमें तो उन्होंने बोला था x इज इक्वल टू अल्फा पुट करने पर 0 आ रहा है। कोई बात नहीं ना, हमें नहीं पता है ना, हम फाइंड कर लेंगे। सर कैसे करेंगे, डिटरमिनेंट को 0 इक्वल पुट करो भाई, इक्वेशन बनेंगे, इक्वेशन का फैक्टर निकालो, आसान सी प्रोसेस है, हमेशा से करते हैं हम ये सब। तो क्या करेंगे, सर यहाँ पर 3/3 का डिटरमिनेंट है, ठीक है भाई 3/3 का डिटरमिनेंट है, सर इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो 3/3 का डिटरमिनेंट है, सावधानी से सॉल्व करना है ना, एक जरा सी गलती आपके फैक्टर आपको फाइंड करने में बहुत मुश्किल खड़ी कर देंगी। सो क्या करोगे आप, सर रो 1 के करस्पॉन्डिंग इसको ओपन कर देंगे, सो डेल्टा इज इक्वल टू हो जाएगा, सबसे पहले आएगा x, रो कॉलम दोनों को डिलीट करा, क्या मिला, ये जो मिला इसको सर यहाँ लिख दीजिए 9 4 16 8, ठीक है हमने लिख दिया। अब रो 1 का सेकंड एलिमेंट क्या है 5, यहाँ पर आ जाएगा -5, अरे बताया था ना साइन प्लस माइनस प्लस वाले साइन, डिटरमिनेंट वाले साइन याद है कि नहीं याद है भाई, साइन सिस्टम, बस उसी को फॉलो करना है। तो -5 आ गया, रो को कॉलम को डिलीट करा, क्या मिला x पावर 2 x पावर 3 4 8, ठीक है भाई ये हो गया। अब सर रो 1 का थर्ड एलिमेंट क्या है 2, लिखो 2 की रो को कॉलम को डिलीट करा, क्या मिला, ये लिखिए इसे यहाँ पर x पावर 2 9 x पावर 3 16, ये आ गया, ठीक है ये आ गया। अब क्या करेंगे, ओपन करो इसे, करो जल्दी ओपन, तो डेल्टा इज इक्वल टू x, यहाँ पर क्या होगा 9 इंटू 8 72 आ जाएगा, माइनस 16 इंटू 4 64 -5, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर 8x पावर 2 माइनस 4x पावर 3 प्लस 2 टाइम्स ऑफ, यहाँ पर 16 टाइम्स ऑफ x पावर 2 माइनस 9x पावर 3, ये आ गया। चलो ठीक है आगे भी सॉल्व करते हैं इसको। तो यहाँ क्या मिलेगा, 72 में से 64 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सर 8 मिलेगा, 8 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 8x, तो डायरेक्ट 8x लिखना बेहतर होगा, माइनस ब्रैकेट ओपन कर दो, तो हो जाएगा सर -5 मल्टीप्लाई होगा एच टर्म से, तो हो जाएगा -40 एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 4 20 एक्स पावर 3, ठीक है ये हो गया,
यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट की ईच टर्म 2 से मल्टीप्लाई होंगी, 16 इंटू 2 सर हो जाएगा 32 x पावर 2 माइनस 18 x पावर 3। चलो ठीक है भाई, ये हमें मिल गया। अब इसको बस सॉल्व करना है। सो डेल्टा इज इक्वल टू क्या मिला आपको, सबसे पहले x पावर 3 वाला, क्योंकि हाईएस्ट पावर 3 है, तो आप बोलोगे सर x पावर 3 मिल गया 20x पावर 3, फिर माइनस 18x पावर 3 क्या मिल जाएगा 2x पावर 3। x पावर 2 वाला टर्म्स सर 32 टाइम्स ऑफ x पावर 2 प्लस साइन के साथ माइनस 40 टाइम्स ऑफ x पावर 2, तो यहां पर मिलेगा माइनस 8 टाइम्स ऑफ x पावर 2। ये आ गया है ना, और यहां पर प्लस 8x। अब भैया मुझे तो भैया फैक्टर फाइंड करने थे, आपने डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड कर दी, अब कैसे करोगे। आप बोलोगे सर बहुत आसान है, वापस पीछे चलिए। यहां पर हमने एक चीज देखी थी कि यदि x इजिकल टू अल्फा पुट करने पर हमारा डिटरमिनेंट 0 हो जा रहा है, तो x इजिकल टू अल्फा फैक्टर होगा। अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो x माइनस अल्फा हो जाएगा, तो x माइनस अल्फा हमारा फैक्टर होगा। तो क्या चीज पकड़ में, डेल्टा 0 होता है फैक्टर पर। तो एक काम करते हैं ना, फैक्टर हमारे पास है नहीं, तो डेल्टा को 0 पुट करके फैक्टर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, फैक्टर फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि डेल्टा जब 0 होगा तभी तो फैक्टर फाइंड कर पाएंगे हम। फैक्टर की वैल्यू पुट करने में डेल्टा 0 हो रहा था, तो डेल्टा की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। पुट डेल्टा इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, डेल्टा 0 के इक्वल पुट सर ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 2x पावर 3 माइनस 8x पावर 2 प्लस 8x। अरेंज करके लिखिए तो आप बोलेंगे कि सर 2x पावर 3 माइनस 8x पावर 2 प्लस 8x इज इक्वल टू 0 है। क्या करूँगा बताओ मैं, कुछ समझ में आ रहा है क्या। क्वाड्रेटिक इक्वेशन रहती भाई हम सॉल्व कर लेते। दो मेथड थी, मिड टर्म स्प्लिट मेथड और दूसरी श्रीधर आचार्य वाला फॉर्मूला। अरे वो लगाते थे ना x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2 है, उसे श्रीधर आचार्य फॉर्मूला बोलते हैं, है ना। वो दो फॉर्मूले थे, लेकिन सर यहाँ तो क्यूबिक इक्वेशन बन गई है, इसको तो हम सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। मैं बोलूँगा ज़्यादा मुश्किल नहीं भाई, कुछ दिख रहा है क्या। हाँ सर दिख रहा है, क्या सब में x है, तो भैया x कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ पर 2x पावर 2 यहाँ पर माइनस 8x यहाँ पर प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये बन गई क्वाड्रेटिक। हाँ सर बन गई क्वाड्रेटिक। सॉल्व करो इसको, यहाँ लेकर आइए, आप सॉल्व करिए। चलो अलग से ले आने की जरूरत भी नहीं है, क्यों, क्योंकि देखो लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल, एक तो ये वाला टर्म्स, दूसरा ये वाला टर्म्स। कब पॉसिबल है ये, सर जब या तो ये 0 के इक्वल हो जाए या फिर ये 0 के इक्वल हो जाए, दोनों में से कोई एक 0 हुआ, आंसर 0 ही मिलेगा फाइनल। तो सबसे पहले केस 1 x की वैल्यू 0, तो भैया एक फैक्टर तो मिल गया, x की वैल्यू 0 है, वहां पर x की वैल्यू अल्फा थी, यहां पर x की वैल्यू क्या है 0 के इक्वल है, तो एक फैक्टर हमें मिल गया। पावर कितनी थी इसकी 3 थी, तो मैक्सिमम कितने फैक्टर मिलेंगे 3। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहां से मिले ना केस 2 से, लिखो केस 2। सर ये रहा केस 2, 2x पावर 2 माइनस 8x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे मैक्सिमम 2 रूट मिलेंगे, 2 रूट प्लस 1 रूट कितना हो जाएगा 3 रूट। पावर कितनी 3, तो 3 रूट मिलने वाले थे, 3 रूट आपको मिल जाएंगे। पावर 2 वाली आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गई। क्या कर सकते हैं बताइए। सर यहाँ पर यदि हम सोचे तो मिड टर्म स्प्लिट अप्लाई कर देते हैं। 2x पावर 2 माइनस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब क्या करूंगा मैं, आप कहेंगे सर यहां से 2x कॉमन लेके देखिए, तो 2x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पर x, यहाँ पर 2, यहाँ पर सर माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, सो x माइनस 2 बचेगा। अब क्या कॉमन लेना है सर, x माइनस 2 कॉमन ले लीजिए। ठीक है भैया, x माइनस 2 कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा 2x माइनस 4। फिर से वही टर्म्स, लेफ्ट हैंड साइड में दो टर्म्स 0 के इक्वल है, कब पॉसिबल है, जब सर या तो ये वाला टर्म 0 के इक्वल हो जाए या फिर ये वाला टर्म 0 के इक्वल हो जाए। इसे 0 के इक्वल पुट कर दो, इसे 0 के इक्वल पुट कर दो, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या मिल गई 2, यहाँ से x की वैल्यू क्या मिली 4 डिवाइड बाई 2 मतलब 1 डिवाइड बाई 2, और यहाँ से x की वैल्यू 0। तो 3 वैल्यू मिली सर, x की वैल्यू 0 मिली, x की वैल्यू 2 मिली, x की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2 मिली। 0 2 और सॉरी 1 डिवाइड बाई 2 नहीं आएगा, 2 आएगा, मैंने गलती कर दी। 4 डिवाइड बाई 2 था, तो 2 से 4 2 टाइम में कैंसिल, तो यहाँ पर आएगा 2। चेक करने दीजिए, अगर रूट, क्योंकि यहाँ पर रूट इक्वल मिल रहे हैं,
रूट अगर इक्वल मिलेंगे तो डी इजिकल टू क्या होता है, 0 होता है। तो बी स्क्वायर माइनस, एक बार चेक करने दे वरना कहीं अपन गलती कर रहे हो, -4, ए की वैल्यू है 2 और है 8, बी स्क्वायर मतलब 64 आएगा यहाँ पर, 64 -64, हाँ सही है। डी इजिकल टू 0 आ रहा मतलब इक्वल रूट मिलेंगे, रिपीट हो रहे रूट, देखो यहाँ पर रिपीट हो गया रूट, डी इजिकल टू 2 मतलब x इजिकल टू 2 2 बार आ गया, तो ये 2 रूट को हम एक ही बार लिखेंगे और ये सो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजो तो x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2 क्या बन गया, फैक्टर बन गया किसका, डिटर्मिनेंट का। वैसे यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 भी फैक्टर बन गया डिटर्मिनेंट का। समझ में आया, डिटर्मिनेंट आपको फाइंड करना था ना, हाँ सर कर दिया हमने फाइंड, आसान था ना। एक बार फिर से मैं आपको प्रॉपर्टी को थोड़ा दोहरा देता हूँ, है ना, थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ देखिए प्रॉपर्टी 1 में क्या बोला गया था, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन अनअल्टर्ड, मतलब डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होगी व्हेन रो आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग कॉलम एंड कॉलम्स आर चेंज इनटू करस्पॉन्डिंग रो। मतलब कोई भी डिटर्मिनेंट है 2/2 का हो, 3/3 का हो, 4/4 का हो, वैसे 4/4 का आएगा नहीं, 3/3 2/2 में आपका काम होगा, तो 3/3 का आ गया, मतलब 3/3 का आ गया, तो उसमें यदि करस्पॉन्डिंग रो को करस्पॉन्डिंग कॉलम चेंज कर दे रहे हो, रो 1 रो 2 रो 3 की जगह कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, कुल मिला के जो रो 1 थी उसको कॉलम 1 बना दो, रो 2 को कॉलम 2, रो 3 को कॉलम 3 बना दो, फिर डिटरमिनेंट में सॉल्व करोगे तो सेम आंसर ही मिलने वाला है। ये चीज आपको यहाँ पर बोली गई थी। इसमें हमने क्या करा था, 2/2 का एक क्वेश्चन भी ले लिया था डिटरमिनेंट का, उसको सॉल्व किया था, उससे हमें आंसर मिल गया था। और फिर यहाँ पर भी हमने क्या करा, रो को कॉलम में चेंज किया, रो 1 थी 1 4 कॉलम बना दिया 1 4, रो 2 थी 3 2 कॉलम बना दिया 3 2, सॉल्व किया आंसर सेम ही मिला। देखो मिला कि नहीं मिला, सेम। आपको मैंने बोला था कि 3/3 का आपका एक होमवर्क रहेगा, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे ना, क्योंकि कई क्वेश्चन में 3/3 करवा चुका हूँ, आप लोगों ने एक भी सॉल्व नहीं किए, तो ये आपका होमवर्क है कि 3/3 का एक डिटरमिनेंट आप लेंगे अपनी रेफरेंस बुक से, एनसीईआरटी से, जहाँ से भी, और उसमें सेम प्रॉपर्टी लगा के, है ना, प्रॉपर्टी 1 लगा के मुझे बताएंगे कि आंसर सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है तो कहाँ दिक्कत हो रही है वो बताएंगे, और आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे कि हाँ सर प्रॉपर्टी सक्सेसफुली हमने अप्लाई कर दी है। यहाँ पर प्रॉपर्टी 2 देखते हैं। प्रॉपर्टी 2 में बोला गया इफ एनी 2 रोज, कोई 2 रो की बात हो रही भैया, या फिर 2 कॉलम भी ले सकते हो, जरूरी नहीं रो कॉलम भी ले सकते हो आप, ऑफ अ डिटरमिनेंट आर इंटरचेंज, 2 रो को इंटरचेंज कर दो या फिर 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दो, कोई एक करो काम, ठीक है सर। देन द साइन ऑफ डिटरमिनेंट इज चेंज, साइन ऑफ डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, एंड दी न्यूमेरिकल वैल्यू क्या होगी, अनचेंज, न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज नहीं होगी, साइन चेंज हो जाएगा। तो सर इस पर हमने एक क्वेश्चन किया था, डेल्टा 1 हमारे पास था डिटरमिनेंट 7 2 4 1, ठीक है, हमने इसको सॉल्व करा, इसकी वैल्यू मिल गई -1। फिर हमने क्या किया सर, एक और डिटरमिनेंट लिखा डेल्टा 2, वो कुछ नया नहीं किया, यहाँ पर जो रो थी, है ना, रो 1 रो 2 इनको इंटरचेंज कर दिया, 4 1 रो 1 की जगह आ गया, 7 2 रो 2 की जगह आ गया, ठीक है, लिख दिया। फिर सॉल्व किया तो इसकी वैल्यू मिल गई 1, लेकिन सर इसमें रिलेशन देखे तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, बस साइन चेंज हो रहा है, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस है। तो ये चीज़, तो ये प्रॉपर्टी बोल रही है आपसे कि भैया कोई भी 2 रो या फिर कोई भी 2 कॉलम को आप इंटरचेंज करोगे, है ना, आपस में, तो न्यूमेरिकल वैल्यू सेम रहेगी, बस साइन चेंज हो जाएगा, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आसान प्रॉपर्टी है, सारी प्रॉपर्टी आसान ही है, मैं फिर भी आपको डबल एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आए। प्रॉपर्टी 3, इफ 2 रोज, कोई भी 2 रोज और कॉलम, या तो 2 रो हो सकती है या फिर 2 कॉलम हो सकती है, ऑफ अ डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल, यदि 2 रोज और 2 कॉलम ऑफ डिटरमिनेंट आइडेंटिकल है, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज 0, देन द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट क्या रहेंगी, 0 के इक्वल होंगी। तो यहाँ पर हमने इसको मेथड 1 से किया था, और मैंने आपको बोला था होमवर्क 2 आपका मेथड 2, तो मैं चाहता हूँ कि मेथड 2 मैं करवा ही देता हूँ। मुझे पता है आप लोग नहीं करोगे, बहुत आलसी हो, तो भाई मैं ही करवा देता हूँ, इससे बेटर तो यही रहेगा। मैंने आप लोग कहोगे सर आपने डायरेक्ट कर दिया, आसान था, ये तो हम भी कर देते, मैं मेथड 2 अप्लाई करना था, चलो ठीक है मेथड 2 अप्लाई करते। डेल्टा इज इक्वल टू आपके पास है 1 4 1 1 4 1 2 1 2 1 4 1, एक बार चेक करने दो, क्योंकि अगर गलत न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दिया आंसर नहीं आएगा, आंसर कुछ और आ जाएगा। तो 1 4 1 2 1 2 1 4 1 2 1 2 1 4 1, हाँ सही है। क्या करूंगा मैं सर, यहां पर 2 रो आइडेंटिकल है तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए,
लेकिन हम चाहते हैं कि आप प्रूफ करिए, और प्रूफ में कैसे कर पाऊंगा, जब मैं इसको पूरा एक्सपांड कर दूंगा, एक्सपांसेशन कर देंगे, ठीक है। तो रो 1 करस्पॉन्डिंग एक्सपांसेशन करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है 1, 1 वाली रो को 1 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या मिलेगा 1 2 4 1, ठीक है ये आ गया। फर्स्ट रो सेकंड एलिमेंट क्या है 4, 4 से साइन क्या है माइनस का, तो -4, 4 वाली रो को कॉलम को डिलीट करेंगे, क्या मिलेगा 2 2 1 1, 2 2 1 1। फर्स्ट रो थर्ड एलिमेंट क्या है 1, 1 के साथ साइन क्या है प्लस का, तो यहां पर आ जाएगा +1, 1 वाली रो को 1 वाले कॉलम को डिलीट करेंगे, तो यहां पर आ जाएगा 2 1 1 4, ये आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा सर, कुछ नहीं, अब तो डिटरमिनेंट ओपन करना है, 1 इंटू ये हो जाएगा 1 इंटू 1 1 माइनस 4 इंटू 2 8 -4, 2 इंटू 1 2 माइनस 2 इंटू 1 2 प्लस 1, 4 इंटू 2 8 माइनस 1 इंटू 1 1। सो डेल्टा इज इक्वल टू, यहाँ क्या मिला -7 इंटू 1 -7। यहाँ पर सर ये दोनों कैंसिल, मिल गया 0 0 मल्टीप्लाई होगा -4 से, क्या मिलेगा 0, तो यहाँ पर आ गया -0 प्लस 8 - 1 7 हो जाएगा, 7 1 7। कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, हाँ सर ये दोनों कैंसिल हो गए। तो भैया मुझे बताओ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या मिली, सर 0 के इक्वल मिली। सेम क्वेश्चन था ना, दोनों क्वेश्चन सेम थे, अलग अलग मेथड से किया, देखो वही आंसर आपको यहाँ पे मिल गया। तो बोलने का मतलब ये था कि यदि 2 रो और 2 कॉलम आइडेंटिकल है, देन आपको डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 के इक्वल मिल जाएगी। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको अच्छे से आप समझ में आ गई होंगी, है ना। दोनों मेथड मैंने यहाँ पर अप्लाई कर दिया। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या बोला गया है, इफ द एलिमेंट ऑफ एनी रो और एनी कॉलम, कोई भी रो कोई भी कॉलम के जो एलिमेंट्स है ऑफ डिटर्मिनेंट, क्या बोला गया सॉरी, इफ द एलिमेंट्स ऑफ एनी रो ऑफ अ डिटर्मिनेंट आर ईच मल्टीप्लाई बाय द सेम फैक्टर के, कोई भी रो कोई भी कॉलम आप पिक कर लो, उसके ईच एलिमेंट को आप के से मल्टीप्लाई कर दे रहे हो, देन द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाई बाय के। इसको हमने प्रूफ भी किया था, कैसे सर, डिटरमिनेंट हमने लिया था a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। इसको हमने सॉल्व किया, तो हमने मान लिया कि इसको सॉल्व करने के बाद कैपिटल S कैपिटल Y कैपिटल Z हमें वैल्यू मिल रही है, ठीक है, हमने मान लिया है ना। फिर हमने क्या किया कि ये सेम डिटर्मिनेंट था, लेकिन रो 1 को हमने k से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, कर दिया k से मल्टीप्लाई, हमारा मन करा, रो 1 के ईच एलिमेंट k से मल्टीप्लाई हो गया। फिर हमने इसका एक्सपांसेशन किया तो कुछ ये मिला, और यहां से हमने एक चीज देखी थी, k कॉमन ले लिया, जैसे k कॉमन लिया बाकी सारी चीजें आप करली ब्रेसेस में लिख देंगे, ठीक है। करली ब्रेसेस की चीजें कहीं देखी हुई लग रही है क्या, हाँ सर ये चीज तो ये रही, और इसकी वैल्यू कैपिटल S कैपिटल Y कैपिटल Z हमने मानी थी, तो यहाँ पे कैपिटल X कैपिटल Y कैपिटल Z यहाँ आ जाएगा और k इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। और यही चीज प्रॉपर्टी 4 में बोली गई थी कि कोई भी डिटरमिनेंट आपको गिवन हो, ठीक है, आपने उसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब उसी डिटरमिनेंट के कोई भी रो कोई भी कॉलम के ईच एलिमेंट को आप k से मल्टीप्लाई कर दो, जरूरी नहीं k 2 4 कोई भी स्केलर वैल्यू हो सकती है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, जो फाइनल सॉल्यूशन मिलेगा ना वो भी k से मल्टीप्लाई होगा। तो ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर प्रूफ आपको कर दी थी। चलो आगे बढ़ते। तो यहाँ पर एक प्रॉपर्टी रह गई है ना, वो मैं सोचूं कुछ तो छूट रहा है हमारा, एक प्रॉपर्टी छूट गई हमारी। चलो अच्छी बात है, यहाँ पर हम आ गए फिर से। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5, तो प्रॉपर्टी नंबर 5 में क्या बोला गया सर, a1 + x b1 c1 a2 + y b2 c2 a3 + z b3 c3। सर ये बोल दिया गया है और ये बोला गया ये इक्वल होगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 प्लस x b1 c1 y b2 c2 z b3 c3। सर ये लिखेंगे कैसे, बहुत आसान है, a1 b1 c1 लिख दिया, a1 b1 c1 a2 b2 c2, ठीक है, a3 b3 c3, हाँ ये लिख दिया। ये बीच में प्लस साइन था ना, हाँ सर यहाँ प्लस साइन लगा दिया, x y z ये दोनों को दोनों उठा के यहाँ पेस्ट कर दिया भाई, बस इस तरीके से याद रखो। सर ये तो चलो ठीक है हम याद रख लेंगे, लेकिन इसको प्रूफ करके दिखाइए हमें। मैंने तो मजा तभी आ गया जब प्रूफ करेंगे, तो ठीक है भैया मैं प्रूफ कर लेता हूँ। तो मेरा मन कर रहा है कि एक होमवर्क देता हूँ, प्रूफ नहीं, एक होमवर्क देता हूँ आप लोगों के लिए, करिएगा उसको ना। मान लीजिए आपको दे दिया गया है 1 + 2 2 + 1 3 + 1 ये दे दिया गया, ठीक है। सेम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्या मिलेगा 1 2 3, बाकी ये दोनों एज इट इज, प्लस 2 1 1 3 4 2 1 1 4। तो भैया यहां पर इसको सॉल्व करो, सॉल्व कैसे करोगे, 2 + 1 क्या हो जाएगा 3, तो यहां पर आ जाएगा 3 और यहां पर 3, यहां पर 4, बाकी सारे एज इट इज।
इसको सॉल्व करो, इसकी जो वैल्यू आएंगी वो किसके इक्वल होंगी, इन दोनों के इक्वल होंगी। इसका डिटरमिनेंट निकालो, इसका डिटरमिनेंट निकालो, दोनों को ऐड करो। बस इतना सा था, ये आपका होमवर्क है। कि उसको प्रूफ करूँगा, उसका प्रूफ बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और प्रूफ हमारे किसी काम का भी नहीं है। ये अभी तक मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो तो मैंने खुद कर दिया। ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग करेंगे ना, मुझे करके बताएंगे। और प्रॉपर्टी नंबर 6 हमने पढ़ा था कि सर लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो, फिर डायगोनल मैट्रिक्स हो, और इन तीनों के जो डायगोनल एलिमेंट यदि इक्वल है तो इनका डिटरमिनेंट भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। ये हमने प्रूफ भी कर लिया था। ठीक है, आगे बढ़ते। और इसका प्रूफ मैंने आपको करवाया था, थोड़ा सा लेंथी हुआ था वो, कोई बात नहीं। अगली प्रॉपर्टी देखिए क्या बोला गया था, इफ डिटरमिनेंट डेल्टा बिकम जीरो ऑन पुटिंग एक्स इक्वल टू अल्फा। एक्स इक्वल टू अल्फा पुट करने पर डेल्टा की वैल्यू क्या हो जा रही है, जीरो के इक्वल हो जा रही। देन क्या होगा, अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो एक्स माइनस अल्फा क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन आ गया था, लेकिन यहां पर तो भैया उसने हमें x की वैल्यू दी ही नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है x की वैल्यू फाइंड करो। तो कुछ नहीं, सबसे पहले डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेंगे। डिटरमिनेंट को सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, एक इक्वेशन मिल गई। सर लेकिन हमें फैक्टर की वैल्यू फाइंड करनी। शांत रहो ना, फैक्टर जब हम पुट करते हैं तो डिटरमिनेंट क्या होता है, जीरो हो जाता है। तो डिटरमिनेंट जीरो पुट कर दो तो यहाँ से फैक्टर निकल जाएंगे, रिवर्स प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये तो आपको आती है, क्वाड्रेटिक बन गई। सॉल्व करा हमने, 3 फैक्टर मिले, 2 फैक्टर जो थे वो आइडेंटिकल थे, तो यहाँ पर दोनों एक साथ लिख दिया। एक फैक्टर जीरो आया, एक फैक्टर क्या गया, x माइनस 2 इजिकल टू जीरो, एक x इजिकल टू जीरो। तो 2 फैक्टर आपको मिल गए थे। ठीक है, इतना ही है। सो आज के लेक्चर में इतना काफ़ी है ना। बहुत सारी चीज़ हमने देख ली, अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी देखी, उसको मैंने प्रूव करवाया, उस पर बेस्ड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाया। सो मैं उम्मीद करूँगा कि इस प्रॉपर्टी को अगर किसी क्वेश्चन में अप्लाई करना रहा तो आप बिल्कुल अप्लाई कर दोगे। इस पर बेस्ड क्वेश्चन भी आपसे बन जाएंगे, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी। नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी की बुक से या फिर अपनी किसी रेफरेंस बुक से मिल जाएंगे, वहाँ लगाइए। कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिए। आज के लेक्चर में कोई कॉन्सेप्ट समझने में, कोई प्रॉपर्टी समझने में, कोई स्टेप में या किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पिन करिए, हमारी टीम और हम उसका रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।